हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं NCERT क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स सबसे पहले जानवरों का शिकार करते थे, फिर बाद में वो फूड क्रॉप्स को ग्रो करने लगे। ये जो पूरा ट्रांजिशन है, इस चैप्टर में हम इस ट्रांजिशन को समझेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी द फॉलोइंग टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। इस टॉपिक में हम अर्लीस्ट पीपल के बारे में पढ़ेंगे, उनके मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, क्यों वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। इसमें हम देखेंगे कि हमें कैसे पता चला कि वो मूव करते थे या फिर वो कैसे रहते थे, क्या करते थे, उनकी स्टोरी हमें कैसे पता चली। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, इसमें हम देखेंगे वो कैसी जगहों पर रहते थे, उनके घर कैसे होते थे। फाइंडिंग आउट अबाउट द फायर, आग के बारे में उन्हें कैसे पता चला, फायर की डिस्कवरी से उनकी कितनी मदद हुई। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ चेंजिंग इन्वायरमेंट, जब इन्वायरमेंट में चेंज आए तो उससे क्या क्या बदलाव आए और अर्ली ह्यूमन लाइफ पर उन चेंजेस से क्या इम्पैक्ट आया। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कैसे उन्होंने हंटिंग गैदरिंग से फार्मिंग एंड हर्डिंग शुरू किया। डोमेस्टिकेशन, स्टोरिंग एनिमल्स, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, इसमें हम पढ़ेंगे कि जानवरों को कैसे पाला गया, प्लांट्स को कैसे ग्रो किया गया और इनसे अर्ली ह्यूमन की लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आए। नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। इन दिस वी विल फाइंड आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। जब इंसान खेती करने लगा, जानवर पालने लगा, तो फिर वो घूमता तो रहेगा नहीं, एक सेटल्ड लाइफ जीने लगेगा। उस सेटल्ड लाइफ के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। इसमें हम मेहरगढ़ साइट के बारे में पढ़ेंगे। एल्सवेयर में हम केव पेंटिंग्स इन फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। एक और टॉपिक हम एल्सवेयर में पढ़ेंगे कटल हुयुक के बारे में। ये एक नियोलिथिक साइट है। फर्स्ट टॉपिक है द अर्लीस्ट पीपल, वाई वर दे ऑन द मूव। अर्लीस्ट पीपल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे, घूमते रहते थे। 20 लाख साल पहले जो ह्यूमन बींग्स रहते थे उन्हें हम अर्लीस्ट पीपल बोलते हैं। Earliest people on the subcontinent lived as early as 2 million years ago. 20 लाख साल पहले they were hunter gatherers. Hunter मतलब जो हंटिंग करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं। Gatherer मतलब जो पेड़ों से खाना इकट्ठा करते हैं। They hunted wild animals, caught fish and birds, gathered fruits, roots, nuts, seeds, leaves, स्टॉक्स एंड एग्स। ये सारी चीज़ें उन्हें फूड प्रोवाइड करती थीं, क्योंकि तब तक उन्हें खेती करना नहीं आता था। इस कारण से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। रीज़न फॉर द मूवमेंट ऑफ हंटर गैदरर्स, जो अर्लीस्ट लोग थे वो 4 वजहों से एक जगह नहीं रहते थे, बल्कि अपनी जगह बदलते रहते थे। पहला रीज़न है, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. अगर earliest human किसी जगह पर बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे तो उस जगह पर मिलने वाले सारे रिसोर्सेज, वहाँ का सारा खाना, सारे फ्रूट्स, सब कुछ कंज्यूम कर लेते, फिर आगे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, तो जाहिर सी बात है उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा। दूसरा रीज़न है एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। अर्ली ह्यूमन हंटर गैदरर्स थे, तो जहाँ एनिमल्स जाएंगे पीछे पीछे उन्हें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि जानवर हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहते, वो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सीज़न अपनी जगह बदलते रहते हैं। तीसरा रीज़न है plants and trees bear fruits in different seasons, so people moved accordingly. जो पेड़ पौधे हैं वो सीज़न के हिसाब से उगते हैं, सीज़न बदलने पर पेड़ पौधों में भी बदलाव आता है,
कुछ प्लांट्स में समर में फ्रूट्स आते हैं जैसे मैंगो, कुछ में विंटर्स में आते हैं जैसे एप्पल। Therefore people moved accordingly। चौथा रीज़न है मूवमेंट का, ड्यू टू वाटर रिक्वायरमेंट। चाहे प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन, एवरी लिविंग बीइंग रिक्वायर वाटर फॉर सर्वाइवल। इसलिए अर्ली ह्यूमन हमेशा वाटर बॉडीज़ के पास रहते थे। वाटर बॉडीज़ या वाटर सोर्सेज जैसे नदी, लेक्स दो टाइप की होती हैं, पेरेनियल और नॉन पेरेनियल। पेरेनियल वाटर सोर्सेज मतलब ऐसे सोर्सेज जिसमें साल भर पानी रहता है, चाहे वो सर्दी का टाइम हो चाहे गर्मी का टाइम हो, जैसे गंगा रिवर, यमुना रिवर, ये सब पेरेनियल सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। इनमें हमेशा पानी रहता है। नॉन पेरेनियल सोर्सेज ऑफ वाटर मतलब ऐसे सोर्सेज ऑफ वाटर जिनमें सीजन के अकॉर्डिंग पानी रहता है, इसलिए इन्हें सीजनल सोर्सेज ऑफ वाटर भी कहते हैं। गर्मियों के सीज़न में ये सोर्सेज सूख भी सकते हैं, जैसे महानदी, कृष्णा नदी नॉन पेरेनियल रिवर हैं। अर्लीस्ट पीपल यूज्ड टू लिव नियर पेरेनियल रिवर्स ताकि उन्हें साल भर पानी मिल जाए। अगर वो सीजनल रिवर के पास रहते थे या नॉन पेरेनियल रिवर के पास रहते थे, तो जब रिवर में पानी खत्म हो जाता था तब उन्हें मूव करना पड़ता था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। अब सवाल ये उठता है कि हमें हंटर गैदरर के बारे में कैसे पता चलता है। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडीज़ द रिमेन्स एंड कनेक्ट्स इट विथ हिस्ट्री। वो एविडेंसेस इकट्ठा करते हैं, फिर हिस्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, कहानी बनाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे टूल्स मिले हैं, टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन्स। पत्थरों से बने टूल्स, लकड़ियों से बने टूल्स और हड्डियों से बने टूल्स। टूल्स वो चीज़ें होती हैं जिनके यूज़ से हमारा काम और ज़्यादा आसान और एफिशिएंट हो जाता है। अर्लीस्ट लोगों के पास टूल्स के नाम पर पत्थर हुआ करते थे। उनके लिए स्टोन टूल्स बहुत यूज़फुल थे। दीज टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट एंड बोन्स। जब वो किसी जानवर को मारते थे तो खाने के लिए उसका मीट काटना पड़ेगा। उस टाइम पर चाकू तो होता नहीं था, इसलिए लोग पत्थरों का ही यूज़ कर पाते थे। पत्थरों को शार्प करके उसे जानवरों का मीट काटने के लिए यूज़ करते थे। These tools were used to scrape bark from trees and hides। पेड़ की खाल निकालने के लिए, and hides यानी एनिमल स्किन, जानवरों की चमड़ी निकालकर अपने लिए क्लॉथ बनाते थे, जिससे कि उनको थोड़ी गर्माहट मिले, प्रोटेक्शन मिले। टू चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, पेड़ों के फल वगैरह काटने के लिए वो स्टोन टूल यूज़ करते थे। कई सारे पौधों की रूट खाई जाती है। पौधों की जड़ निकालने के लिए ज़मीन खोदनी है तो उसके लिए भी टूल चाहिए। कई सारे पत्थरों को शार्प और पॉइंटेड करके लकड़ियों या हड्डियों के साथ जोड़ दिया जाता था, तो वो हथौड़ा बन जाता था या भाला या तीर भी बन जाता था। तीर यानी एरो और भाला यानी स्पेयर की मदद से वो जानवरों का शिकार आसानी से कर सकते थे। इसके अलावा टूल्स की ज़रूरत होती थी लकड़ियाँ काटने के लिए, क्योंकि अर्लीस्ट लोग लकड़ियों का बहुत यूज़ करते थे जलाने के लिए और अपनी छोटी छोटी हट बनाने के लिए। तो आर्कियोलॉजिस्ट को ये टूल्स मिले हैं जो सजेस्ट करते हैं कि अर्ली ह्यूमन हंटर गैदरर थे। चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, इंडिया में ऐसी कई साइट्स मिली हैं जहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को हंटर गैदरर्स के रहने के एविडेंसेस मिले हैं। इस मैप में जो रेड कलर ट्रायंगल से जगहें मार्क्ड हैं वो हंटर गैदरर्स के रहने की इम्पॉर्टेंट जगहें थी, जैसे भीमबेटका केव्स, हंसगी, कुरनूल केव्स। आज की तरह उस ज़माने में लोगों के पास परमानेंट हाउस तो होते नहीं थे रहने के लिए। अपने आप को नेचर की, वेदर की एक्सट्रीमनेस से बचाने के लिए, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए उन्हें सर छुपाने की जगह ढूंढनी पड़ेगी, रहने की जगह ढूंढनी पड़ेगी। सो पीपल चोज रॉक एंड केव शेल्टर्स टू लिव इन, लाइक भीमबेटका केव्स, कुरनूल केव्स। सिंस वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लिविंग, उस टाइम पर पानी उन तक नहीं पहुंच सकता था,
इसलिए वो पानी के पास रहते थे। They were located near sources of water such as rivers and lakes. They used to live near banks of rivers. Example, Bhimbhetka near Narmada river, Kurnool caves near Krishna river. So many evidences have been found near sources of water. Also, people used to live at places where good quality stone was easily available. लोग ऐसी जगह रहने के लिए ढूंढते थे जहां अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिलता था, जिससे वो अच्छी क्वालिटी के स्टोन टूल्स बना सकें। तो किसी भी जगह रहने के लिए सेलेक्ट करने के लिए अर्ली मैन 2 फैक्टर कंसिडर करते थे। फर्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सेकेंड इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स फॉर मेकिंग टूल्स। इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है भीमभेटका। भीमभेटका एक ओल्ड साइट है जो केव्स और रॉक शेल्टर का एक एक्सटेंसिव सिस्टम है। ये प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है, नियर नर्मदा वैली। ये एक इम्पॉर्टेंट साइट इसलिए है क्योंकि ये हंटर गैदरर को एक नेचुरल शेल्टर प्रोवाइड करता था रेन, हीट और विंड से। सिंस दीज केव्स आर क्लोज टू द नर्मदा रिवर वैली, तो हंटर गैदरर पानी के पास भी रहते थे और अच्छी स्टोन क्वालिटी की जगह के पास भी रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को क्या एविडेंसेस मिले हैं जिनके बेसिस पर वो कहते हैं कि इन साइट्स पर अर्लीस्ट मैन रहते थे? आर्कियोलॉजिस्ट को इन केव्स के अंदर पेंटिंग्स मिली हैं। इन पेंटिंग्स में ह्यूमन बीइंग्स को हंटिंग करते हुए दिखाया गया है, जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि उन केव्स में रहने वाले लोग हंटिंग करते थे, क्योंकि लोग आसपास की चीज़ों को उस टाइम की रियलिटी की पेंटिंग बनाते थे। वो जो चीज़ें देखते थे वो चीज़ें बनाते थे। उन्होंने पेंटिंग में तमाम तरह के जानवर बनाए हैं। ये पेंटिंग्स बहुत एक्यूरेसी और बहुत स्किल्स के साथ बनाई गई थी। दिस पेंटिंग्स आर आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो मध्य प्रदेश में और सदर्न उत्तर प्रदेश में कई सारी केव्स हैं जहां हमें बहुत सारी रॉक पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। अब हम आते हैं साइट्स पर। साइट्स आर प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स, यानी चीज़ों के अवशेष जैसे टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स वर फाउंड। दीज वर मेड, यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल। ये टूल्स किसी न किसी के द्वारा बनाई गई होंगी, किसी न किसी के द्वारा यूज़ की गई होंगी, तभी तो छुट्टी है वहाँ पर। These may be found on the surface of the earth, buried under the earth और sometimes even under water. ये साइट्स ज़मीन के ऊपर मिल सकती हैं जहाँ से remains of things हम गैदर कर लेते हैं। ज़मीन के नीचे भी मिल सकती हैं जहाँ से remains हम एक्सकेवेट करते हैं, खुदाई करते हैं। साइट्स पानी में भी मिल सकती हैं बिकॉज सोर्सेज ऑफ वाटर और रिवर चेंज देयर कोर्स। नदियाँ समय के साथ जगह बदलती रहती हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। आग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसानों के लिए। लाखों साल पहले इंसान को आग के बारे में नहीं पता था। कभी जंगल में आग लगी होगी तो इंसान को फायर के यूज़ के बारे में पता चला। जैसे फायर से लाइट एंड हीट मिलती है। उस फॉरेस्ट फायर में जब एनिमल्स जल के मर गए होंगे तो इंसानों ने उनको टेस्ट किया होगा, तो उनको पता चला होगा कि फायर में फूड भी कुक हो सकता है। तो इंसानों को फायर का यूज़ तो पता चला, पर फायर को प्रोड्यूस और कंट्रोल करना उनको बाद में आया। जब अर्लीस्ट मैन को फायर को प्रोड्यूस और कंट्रोल करना आया तो वो एक बहुत बड़ा एवोल्यूशन का स्टेप था। अर्लीस्ट मैन फायर का यूज़ करते थे एज अ सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि उस टाइम पर रात में कोई और सोर्स ऑफ लाइट नहीं था। वो आग से खाना पका सकते थे, मीट को रोस्ट कर सकते थे और जंगली जानवरों को डराने और भगाने के लिए भी आग का यूज़ कर सकते थे। इंडिया में कुरनूल केव्स में आर्कियोलॉजिस्ट को ट्रेसेस ऑफ ऐश मिले हैं, यानी राख मिली है, जो प्रूव करते हैं कि केव पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। इस केव में जब कभी ह्यूमन बीइंग्स रहे होंगे लाखों साल पहले, उन्होंने आग का इस्तेमाल किया होगा अपने शरीर को गर्म करने के लिए, खाने को पकाने के लिए,
for roasting meat. Names and dates. 2 million years ago के टाइम पीरियड के आर्कियोलॉजिस्ट को अर्लीस्ट ह्यूमंस के रिमेन्स मिले हैं। इस टाइम के हमें आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं। अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री की टाइमलाइन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें तो सबसे पहले पार्ट को कहते हैं स्टोन एज, क्योंकि उस टाइम पीरियड के ज़्यादातर जो एविडेंसेस मिले हैं वो स्टोन के बने हैं। 2 मिलियन ईयर्स अगो लोग केव्स में रहते थे और पत्थरों के बने टूल्स यूज़ करते थे। इस स्टोन एज के भी फर्दर सब डिविजन्स हैं। स्टोन एज इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: पेलियोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। पेलियोलिथिक पीरियड इज़ मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, जिसमें पेलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज। अर्लीस्ट लोग अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ टूल्स का यूज़ करते थे। वो बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ करते थे हंटिंग और गैदरिंग के लिए। पेलियोलिथिक टाइम पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो। ये शुरू हुई है करीब 2 मिलियन साल पहले। 2 मिलियन मतलब करीब 20 लाख साल पहले और चली है 12,000 साल पहले तक। पेलियोलिथिक एज ह्यूमन हिस्ट्री का 99% ऑफ द टाइम थी। इंसानों के इतिहास का 99% टाइम पेलियोलिथिक टाइम था। नेक्स्ट पार्ट इज मीजोलिथिक एज और मीजोलिथिक पीरियड। मीजो मतलब मिड एंड लिथिक मतलब स्टोन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मिडिल स्टोन एज। इट स्टार्टेड फ्रॉम 12,000 ईयर्स अगो टिल अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। इस टाइम पर इन्वायरमेंट में कई बड़े चेंजेस आए थे। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से अर्थ पर कई ग्रासलैंड आ गए थे। ग्रास ईटिंग एनिमल बढ़ गए। शिकार के लिए एम्पल अमाउंट ऑफ एनिमल्स मिलने लगे। इन सब चेंजेस से ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज आने लगा। इस टाइम के जो टूल्स थे उनमें भी बदलाव आया। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब स्मॉल, यानी छोटे छोटे स्टोन से बने टूल्स। शार्प पॉइंटेड छोटे टूल्स। ह्यूमन ने इन छोटे स्टोन टूल्स को बोन्स और वुड से कनेक्ट करना शुरू कर दिया। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू बोन्स और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉ एंड सिकल्स। सिकल मतलब हसिया या दराती। इन टूल्स के साथ साथ ओल्डर वैराइटीज ऑफ टूल्स यूज होते थे। मतलब पेलियोलिथिक पीरियड के जो टूल्स थे वो मीजोलिथिक पीरियड में भी यूज़ होते थे। मीजोलिथिक के बाद आता है नियोलिथिक पीरियड या नियोलिथिक एज। ये 10,000 साल पहले शुरू हुआ था। नियो मतलब नया। अब नए स्टोन टूल्स मिलने स्टार्ट हो गए। यहाँ माइक्रोलिथ टूल्स यूज़ होते थे, पर वो ज़्यादा शार्प और पॉलिश्ड थे। Neolithic or New Stone Age is characterized by the development of tools and weapons made of polished stone. इस टाइम तक लोग फूड क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिए थे। फिर आयरन की डिस्कवरी हुई और धीरे धीरे स्टोन एज खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक इज अ चेंजिंग इन्वायरमेंट। अराउंड 12,000 ईयर्स अगो देयर वर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। इससे पहले ग्लेशिएशन पीरियड था, जिसमें अर्थ का टेम्परेचर कंपैरेटिवली ठंडा था। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन बदली एंड इट शिफ्टेड टू रिलेटिवली वार्म टेम्परेचर। ग्लेशियर्स गर्मी से पिघलने लगे। अर्थ की सरफेस यानी ज़मीन को सनलाइट का एक्सपोजर मिलने लगा। अलग अलग टाइप की ग्रासेस उगनी शुरू हुई। ग्रासलैंड्स बने। ड्यू टू इंक्रीज्ड एरिया ऑफ ग्रासलैंड there was increase in the number of grass eating animals like deer, antelope, goat, sheep and cattle, जैसे गाय भैंस। ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स को खाने के लिए ग्रास सफिशेंटली अवेलेबल हो गई। इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। हंटर गैदरर को भी शिकार के लिए बहुत शिकार मिलने लगा। हंटर गैदरर को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलने लगी। वो इनके बारे में सीखने लगे। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding season. अर्ली मैन ने ऑब्जर्व किया
कि ये एनिमल्स घास खाते हैं यानी हर्बीवोरस हैं। इनमें से कुछ एनिमल्स दूध देते हैं। वो जानवरों की फूड हैबिट्स के बारे में सीखने लगे, उनके बच्चे कब होते हैं। दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रेयरिंग दीज एनिमल्स, क्योंकि ग्रासलैंड की वजह से ये एनिमल्स एक्सेस में हो गए थे। लोगों ने इन जानवरों को पालना शुरू किया, इन जानवरों को अपने साथ रखना शुरू किया, हर्डिंग एंड रेयरिंग शुरू किया। हर्डिंग मतलब जानवरों का झुंड बनाकर अपने साथ रखना, रेयरिंग मतलब छोटे जानवरों को पालकर बड़ा करना। एक तरीके से इंसानों ने इन जानवरों का यूज़ करना शुरू किया फॉर मिल्क, for meat and for travel also. Fishing also became important during Mesolithic period. इंसान फिशिंग भी करने लग गए थे। नेक्स्ट टॉपिक इज द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। फार्मिंग मतलब खेती करना और हर्डिंग मतलब झुंड में जानवरों को पालना। जब ग्रासलैंड्स बने तब इन तमाम ग्रासेस में से कुछ ग्रासेस ऐसी थीं जिनसे ग्रेन्स निकलती थीं। इंसानों ने देखा कि इन ग्रेन्स का बहुत अच्छा यूज़ किया जा सकता था खाना बनाने के लिए। इंसान इन ग्रेन्स को पकाकर खा सकता था और आगे के यूज़ के लिए स्टोर कर सकता था। तो जैसे जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंज आते गए, हंटर गैदरर्स ने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाए। उन्होंने आसपास के पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में सोचना शुरू किया। Around 12,000 years ago, several grain-bearing grasses grew naturally in different parts of the subcontinent. मतलब ऐसे क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे जिनके अंदर ग्रेन होता है, अनाज होता है, जैसे वीट, राइस, बार्ले। इंसानों ने इनको ऑब्जर्व किया कि इनका स्टॉक मजबूत है, इनके ग्रेन्स को बोने से फिर से नया पौधा निकलता है। Men, women and children collected these grains as food and learned where they grow and when they ripened. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ग्रेन्स को सो करने के बाद वो एक टाइम पीरियड में पक जाते हैं, उनमें अनाज आ जाते हैं, क्रॉप्स ग्रो करने से मल्टीप्लाई होते हैं। उनको फार्मिंग का आइडिया आया। वो हंटिंग गैदरिंग से फार्मिंग की तरफ शिफ्ट होने लगे। ऑल्सो पीपल स्टार्टेड अट्रैक्टिंग एंड टेमिंग एनिमल्स। टेमिंग मतलब काबू में कर लेना। उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि डॉग फ्रेंड्स की तरह हो जाते हैं, वो लॉयल होते हैं, प्लेफुल होते हैं और इंसानों की रखवाली भी करते हैं। तो उन्होंने डॉग्स को मारना बंद करके उनको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ह्यूमन बींग्स ने एनिमल पालना शुरू कर दिया, काबू में करना शुरू कर दिया। द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। डॉग बहुत सोशल एनिमल है। ह्यूमन बींग्स को आसानी हुई उन्हें टेम करने में। दे ऑब्जर्व्ड दैट एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड पिग लिव्ड इन हर्ड्स। मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस। दे वर जेंटल इन नेचर। इंसानों ने इन जानवरों को ग्रुप में पालना शुरू कर दिया ताकि जब भूख लगे तो इन जानवरों को ढूंढना न पड़े, स्टॉक में से मारकर खा सके। ये जानवर ज़्यादातर घास खाते थे। इंसानों ने इनको अट्रैक्ट करने के लिए अपने शेल्टर के पास इनके लिए खाना रखना शुरू कर दिया। ह्यूमन इन जानवरों की रक्षा भी करने लगे। इन एनिमल्स को वो वाइल्ड एनिमल्स से प्रोटेक्ट भी करने लग गए। दिस इज़ हाउ दे बिकेम हर्डर्स। डोमेस्टिकेशन। 12,000 साल पहले यानी मीजोलिथिक पीरियड में एक और कंसेप्ट शुरू हुआ जिसका नाम है डोमेस्टिकेशन। जब लोग प्लांट्स उगाते हैं और एनिमल्स को पालते हैं, इस प्रोसेस को हम डोमेस्टिकेशन कहते हैं। डोमेस्टिकेशन वर्ड आता है डोमेस्टिक से यानी घरेलू। अर्ली ह्यूमंस ने कुछ पर्टिकुलर पौधे चुने और उन्हीं को उगाना शुरू किया साल दर साल, और उन पौधों को इम्प्रूव करते चले गए। इसके अलावा उन्होंने कुछ जानवर चुने और उन्हें पालना शुरू किया, उन्हें घरेलू बना लिया, घरों में अपने साथ रखने लगे। उनकी अगली पीढ़ी जो आती थी उन्हें भी पाला जाने लगा। ये पूरा प्रोसेस था डोमेस्टिकेशन, मतलब जंगली पौधों को, जंगली जानवरों को घरेलू बना लिया। सो डोमेस्टिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच people grow some particular plants and look after some particular animals. वो कुछ पर्टिकुलर पौधों को उगाते हैं और कुछ पर्टिकुलर जानवरों को पालते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं डोमेस्टिकेशन। इसकी शुरुआत हुई करीब 12,000 साल पहले।
लोगों ने कैसे डिसाइड किया कि वो कौन से क्राइटेरिया थे जिनके बेसिस पर कुछ पर्टिकुलर पेड़ पौधे और जानवर चुने गए। उन्होंने ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स चुने दैट आर नॉट प्रोन टू डिजीजेस, जिनमें जल्दी बीमारियां न लगती हों। अब जब बात आती है कि कौन से पौधों को उगाया जाए, तो ऐसे प्लांट्स चुने गए जिनमें ग्रेन साइज़ यानी कि जो उनके बीज थे वो थोड़े बड़े हों, क्योंकि बड़े बीज होंगे तो ज़्यादा खाना होगा, ज़्यादा पैदावार होगी। उतने ही पौधों से बीज जिस डंठल में लगते हैं या जिस स्टॉक में लगते हैं वो स्टॉक स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर स्टॉक कमज़ोर होगी तो बीज पकने से पहले ही गिर जाएंगे, डंठल मुड़ जाएगी, पूरा पौधा उगाने की मेहनत ख़राब हो जाएगी। अगर प्लांट की स्टॉक मजबूत होती है तो उसमें अगर ढेर सारे बड़े बीज भी लगे हों तब भी वो टूटेगी नहीं, झुकेगी नहीं। ऐसे प्लांट्स उगाए गए जिनके बीज प्रिजर्व करके रखे जा सकें, यानी संभाल कर रखे जा सके नेक्स्ट सीज़न के लिए। ऐसे सीड्स जो बिना खराब हुए ज़्यादा टाइम के लिए रखे जा सकते हैं। जो अच्छे अच्छे हेल्दी प्लांट्स होते थे, लोग उन पर्टिकुलर पौधों के अच्छे अच्छे बीज संभाल कर रखते थे, और जब उन बीजों को बोया जाता था तो नेक्स्ट क्रॉप यानी अगली फसल भी अच्छी होती थी, क्योंकि वो अच्छे हेल्दी पेड़ों के बीज थे। अब बात आती है जानवरों की। दे सेलेक्टेड दोज एनिमल्स विच वर जेंटल यानी नाजुक, जिनको पाला जा सकता है, अपने घरों के आसपास रखा जा सकता है, जैसे शीप, गोट, पिग्स, डॉग, कैटल। इन जानवरों को आप अपने साथ रख सकते हैं। जब भी इनका मीट चाहिए आप इन्हें मारकर खा सकते हैं, इनकी स्किन निकाल सकते हैं, इनसे दूध ले सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स को आप पालतू नहीं बना सकते, अपने साथ रख नहीं सकते। Wheat, barley in plants and sheep, goat in animals were first to be domesticated. अब हम आते हैं effects of domestication या result of domestication पर। जब लोगों ने कुछ पर्टिकुलर पौधों और जानवरों का डोमेस्टिकेशन शुरू किया, पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी उनकी नेक्स्ट जनरेशन को भी डोमेस्टिकेट किया, तो उन जानवरों और पौधों का जंगल से कनेक्शन टूट गया। वो अपनी वाइल्ड वैरायटी से अलग होने लग गए। Domesticated animals had smaller teeth and horns than wild animals. उनके दांत और सींग छोटे होने लग गए। जंगल में कैटल को जंगली घास खानी पड़ती है, उन्हें अपने आप को जंगली जानवरों से बचाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। इसलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए, दूसरों पर अटैक करने के लिए हॉर्न और टीथ बड़े होने चाहिए। जब इंसानों ने उन्हें पालना शुरू किया तो वो इन जानवरों को खाना देने लगे, घास काट कर देते थे, तो बड़े बड़े दांतों की ज़रूरत कम होने लगी। पीढ़ी दर पीढ़ी दांत के साइज़ छोटे हो गए। अब उन पे वाइल्ड एनिमल्स अटैक नहीं कर पाते थे, उनको किसी से लड़ना नहीं पड़ता था, इसलिए सींग भी छोटी होने लग गई। इन कारणों से जंगली गाय भैंस के सींग और दांत वैसे ही थे, लेकिन पालतू गाय भैंस यानी कैटल के सींग और दांत छोटे हो गए। दे बिकेम लेस एंड लेस एग्रेसिव ओवर जनरेशन। डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। पूरा एक दिन में नहीं हुआ था, ग्रेजुअली, धीरे धीरे ओवर द टाइम लोग डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट कर रहे थे। इसकी शुरुआत हुई अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, वही टाइम के अराउंड जब मीजोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स हंटिंग गैदरिंग से फार्मिंग एंड हर्डिंग की तरफ शिफ्ट होने लग गए। उनकी लाइफ चेंज होने लग गई। उनकी हंटिंग एंड गैदरिंग पर जो डिपेंडेंसी थी वो कम हो गई। फार्मिंग बॉट स्टेबिलिटी एंड अर्लीस्ट टाइम में परमानेंट सेटलमेंट शुरू हो गया। चलिए देखते हैं कैसे। लोगों ने जब पेड़ पौधे उगाने शुरू किए, खेती शुरू की, तो खेती करने में बहुत ज़्यादा वक्त और मेहनत लगती है। पहले बीज बोने पड़ते हैं, फिर उन बीज और उनमें से जो पौधे निकलते हैं उनको टाइम टाइम से पानी देना पड़ता है। फसल के साथ और भी कई तरह के पौधे उगते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जिनकी वजह से फसल जो हमें चाहिए वो कम होने लगती है। ये फालतू पौधे जो जगह खाते हैं, दूसरे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें कहते हैं वीड्स, झाड़ झंखाड़।
हमें वीडिंग करनी पड़ती है, मतलब वीड्स हटाना पड़ता है, जानवरों और चिड़ियों को हटाना पड़ता है जो फसल खाने खेत में घुस जाते हैं। ये सारे काम तो खेत में करने पड़ते हैं। जब फसल पक जाती है तो एक और बड़ा काम होता है, स्टोरिंग ग्रेन्स फॉर फूड एंड सीड। सारी फसल काटनी है, उन फसलों से जो बीज निकला है उनको स्टोर करना है खाने के लिए और अगली बार बोने के लिए। ये सब करने के लिए people started making large clay pots और woven baskets और dug pits to store seeds। लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जिनमें वो बीजों को रख सके। इसके अलावा बुने हुए बास्केट्स बनाए और ज़मीन में गड्ढे बनाए फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरिंग एनिमल्स। हमने देखा कि अर्ली ह्यूमन ने स्टोरिंग सीख लिया। वो सिर्फ फूड ग्रेन ही नहीं, एनिमल्स भी स्टोर करते थे। हंटर गैदरर एनिमल्स स्टोर नहीं करते थे, लेकिन जब वो सेटल होने लगे, खेती करने लगे, नियोलिथिक टाइम पर प्लांट्स के साथ साथ एनिमल्स को भी स्टोर करने लगे। अर्ली ह्यूमंस डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उनके पास एनिमल का स्टॉक क्रिएट होने लगा बिकॉज एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली। They provide milk, they are sources of food and meat whenever required. Apart from food, animals are also used for various other things. For example, they are used for transportation, their skin is used for making clothes, they are used for security reasons. Example है कि जो dog है वो भी security provide करता है। Next topic है finding out about the first farmers and hunters. हंटर्स एंड गैदरर्स ग्रेजुअली चीज़ों को ऑब्जर्व करते गए, ग्रेन्स को समझा, एनिमल्स को समझा, डोमेस्टिकेट किया, फार्मिंग, हर्डिंग एंड रेयरिंग स्टार्ट की। हमें उनके बारे में कैसे पता चला? इन दिस मैप ब्लू कलर्ड स्क्वायर्स जहाँ पर हैं उन जगहों पर आर्कियोलॉजिस्ट को साइट्स मिली हैं जहाँ से अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स के एविडेंसेस मिले हैं। साइट्स कोई भी लोकेशन होती है जहाँ से हमें रिमेन्स मिलते हैं, लाइक बोन, टूल्स, जिनसे हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इन साइट्स को नियोलिथिक साइट्स कहा गया है। नियोलिथिक मतलब न्यू स्टोन एज, नव पाषाण काल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट्स आर इन नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़। ये वो साइट्स हैं जो हमें आइडिया देती हैं कि अर्लीस्ट ह्यूमन हंटिंग गैदरिंग से ग्रोइंग फूड वाली स्टेज पर पहुँचे थे। प्रेजेंट डे कश्मीर में बुरजा होम, ईस्ट इंडिया में उत्तर प्रदेश में चिरांड, नॉर्थ ईस्ट में दाऊजाली हार्डिंग, साउथ में हुलूर एंड पायमपल्ली। इन साइट्स का टाइम पीरियड वेरी कर सकता है, पर साइट्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑल ओवर इंडिया, जो ये शो करती है कि उस टाइम की ह्यूमन बींग्स हंटर गैदरर नहीं थे, फार्मर्स थे। To find out whether these sites were settlements of farmers and herders, scientists study evidences of plants and animal bones. साइंटिस्ट किस बेसिस पर कह सकते थे कि इन साइट्स पर रहने वाले लोग फार्मर्स एंड हर्डर्स थे? साइंटिस्ट को इन जगहों पर प्लांट्स और एनिमल बोन मिले हैं, ग्रेन्स मिले हैं, स्टोरिंग पॉट्स मिले हैं, स्ट्रक्चर मिले हैं जो ये शो करते हैं कि वहाँ फूड ग्रेन्स स्टोर किए गए थे। ये एविडेंसेस प्रूफ थे कि यहाँ पर ह्यूमंस ग्रेन्स ग्रो करते थे। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने थ्योरी दी कि शायद वहाँ पर आग लग गई होगी जिसमें सब कुछ जल गया होगा। ये आग या तो एक्सीडेंटली लगी होगी या फिर ऑन पर्पस लगाई गई होगी। तो ये सारी साइट्स अर्ली फार्मर्स एंड हर्डर्स की साइट्स थी। साइंटिस्ट आइडेंटिफाइड ग्रेन्स एंड बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। उससे हमें ये सीखने को मिला कि धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग्स सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। नेक्स्ट टॉपिक इज टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। अर्लीस्ट ह्यूमन पहले एक जगह सेटल्ड नहीं रहते थे, वो हंटर गैदरर थे, मूव करते रहते थे। दे वर कंटिन्यूसली ऑन मूव। धीरे धीरे उन्होंने फार्मिंग स्टार्ट की, जिसकी वजह से उनके लाइफ में स्टेबिलिटी आने लगी, वो सेटल्ड लाइफ जीने लगे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस एट सम साइट्स। उन्हें कई जगह हट्स मिले, हाउसेस मिले, जो ये दर्शाते हैं कि घर बना है तो कोई ना कोई रहता होगा। घर वही बनाएगा जो लंबे समय तक वहाँ सेटल्ड रहता होगा। बुरजा होम में पिट हाउसेस मिले हैं। These were the houses dug into the ground with steps leading into them.
यहाँ पर लोग ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदकर घर बनाते थे और सीढ़ियाँ होती थीं जो नीचे की ओर ले जाती थीं. These may have provided shelter in cold weather. Archaeologists have also found cooking hearths both inside and outside the huts, which suggest that depending on the weather, people could cook food either indoors or outdoors. कुकिंग हर्थ मतलब खाना बनाने की भट्टी. ये कुकिंग हर्थ घर के अंदर भी मिले और घर के बाहर भी मिले, क्योंकि कश्मीर में ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो सर्दी में घर के अंदर खाना बनाते होंगे और गर्मी में घर के बाहर. Stone tools were also found from many sites as well. These tools were different from the earlier Paleolithic tools and they were known as Neolithic tools. Paleolithic मतलब ओल्ड स्टोन एज के टाइम की चीज़ें, मतलब अर्लीस्ट ह्यूमन के टूल्स जो बोन्स, वुड और स्टोन्स के बने होते थे. पी से पेलियोलिथिक, पी से पुराना, एन से नियोलिथिक, एन से न्यू या नया. नियोलिथिक मतलब नए टूल्स जो बाद में देखने को मिले. ये स्टोन के बने थे, पॉलिश्ड होते थे. These were tools that were polished to give a fine cutting edge. इन टूल्स को पॉलिश करके बहुत फाइन कटिंग एज दी जाती थी. इसके अलावा मोटर्स एंड पेस्टल्स का यूज़ होता था, यानी मूसल या खलबट्टे का, सीड्स या ग्रेन्स को पीसने के लिए. धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स टूल मेकिंग क्राफ्ट में माहिर होते जा रहे थे. वो चीज़ों को और बेहतर बनाते जा रहे थे. वो लाइफस्टाइल में अपडेट होते जा रहे थे. लेकिन ऐसा नहीं था कि इस टाइम के केवल नियोलिथिक टूल्स ही मिले हैं. पेलोलिथिक टूल्स भी पैरेलली मिल रहे थे. कुछ टूल्स अभी भी बोन्स के बनाए जाते थे. दोनों सेम एज पीरियड के थे, मतलब ह्यूमन बीइंग सेटल्ड तो हो गए थे लेकिन हंटिंग गैदरिंग भी पूरी तरह से नहीं छोड़ी थी. मैनी काइंड्स ऑफ अर्दन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मटके मटकी मिले हैं. ये पॉट्स डेकोरेटेड होते थे. इनको वो पॉसिबली चीज़ें स्टोर करने के लिए और खाना पकाने के लिए यूज़ करते थे. इस टाइम तक पीपल ऑल्सो स्टार्टेड वीविंग क्लॉथ यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल लाइक कॉटन. तो वो कॉटन उगाते थे और उनसे क्लॉथ भी वीव करते थे. आर्कोलॉजिस्ट को एविडेंसेस के तौर पर क्लॉथ पीसेस मिले हैं, कॉटन सीड्स मिले हैं. हम लोग इतने सारे चेंजेस की बात कर रहे हैं. हंटर गैदरर स्टेज, लोग फार्मिंग और हर्डिंग स्टेज पर आ गए. डिड एवरीथिंग चेंज ऑल टुगेदर एट वंस? नो. अभी भी काफ़ी ऐसे एरिया थे जहाँ लोग हंटिंग और गैदरिंग कर रहे थे. कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पर धीरे धीरे लोग फार्मिंग और हर्डिंग अडॉप्ट कर रहे थे. इसको अडॉप्ट करने में भी काफ़ी हज़ारों साल लग गए. कुछ ऐसे केसेस भी थे जहाँ पर लोग डिफरेंट सीज़न में अलग अलग एक्टिविटी कर रहे थे. इट वॉज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग एंड इट वॉज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस. नेक्स्ट टॉपिक है अ क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़. ये एक इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है. इट इज़ अ फर्टाइल प्लेन नियर द बोलन पास. फर्टाइल मतलब उपजाऊ. बोलन पास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूट इनटू ईरान. दिस इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट प्लेसेस जहाँ पर लोगों ने वीट और बार्ले उगाना शुरू किया एंड शीप एंड गोट को पालना शुरू किया था. इट वॉज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज. यहाँ पर हमें काफ़ी सारे वाइल्ड एज वेल एज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं. यहाँ पर हमें घरों के रिमेन्स भी मिले हैं. मेहरगढ़ हैड स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेस जिनको काफ़ी बार वो लोग 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते थे एंड पॉसिबली इनमें से एक या एक से ज़्यादा कंपार्टमेंट को वो स्टोरेज की तरह इस्तेमाल करते थे. इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट विलेज जहाँ हज़ारों साल पहले के बरियल साइट मिले हैं. बरियल का मतलब होता है जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनको बरी करना, दफनाना. बरियल साइट मतलब ऐसी जगहें जहाँ पर लोगों को दफनाया गया हो. ऐसा माना जाता है कि पीपल पेड रिस्पेक्ट टू डेड वंस, क्योंकि उन जगहों पर कई तरह की ऑफरिंग्स भी पाई गई हैं. जैसे आज के टाइम पर लोग कब्रिस्तान पर फूल चढ़ाते हैं. पीपल हैड बिलीव इन सम काइंड ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. लोगों को बिलीव था कि आफ्टर लाइफ मतलब
मरने के बाद लोग किसी और दुनिया में जाते हैं और वहाँ दूसरी ज़िंदगी होती है। इसलिए मरे हुए लोगों की काम की चीज़ें, जैसे खाने पीने की चीज़ें, रोज़मर्रा के ज़रूरतों की चीज़ें जो उनके दूसरी दुनिया के सफ़र को आसान बना देंगी, मरे हुए लोगों को ऐसी चीज़ों के साथ दफनाया जाता था। ये सब चीज़ें बरियल साइट के साथ मिली हैं। एक ऐसा बरियल साइट था जहाँ पर किसी आदमी को गोट के साथ यानी बकरियों के साथ दफनाया गया था। एल्सवेयर में हम पढ़ेंगे केव पेंटिंग्स इन फ्रांस के बारे में। करीब 10 से 20 हज़ार साल पहले उस टाइम के लोगों ने फ्रांस में केव पेंटिंग बनाई। उन्होंने वाइल्ड एनिमल्स की पेंटिंग्स बनाई थी और उन्हें बहुत ही ब्राइट कलर से पेंट किया था। इन पेंटिंग से हमें मालूम पड़ा कि उस समय के लोग बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव थे। वो मिनरल से कलर बनाते थे, मिनरल जैसे आयरन ओर, चारकोल, इस तरह की चीज़ों का यूज़ करके वो पेंटिंग्स के लिए कलर बनाते थे। ये पेंटिंग्स क्यों बनाई गई, इसका स्पेसिफिक रीज़न हमें नहीं पता चला। मे बी कोई ख़ास ओकेजन पर वो लोग पेंट करते रहे होंगे या फिर कोई स्पेसिफिक रिचुअल यानी रीति रिवाज फॉलो करने के लिए पेंट करते होंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस साइट है टर्की में जिसका नाम है काटलहुयुक। इस साइट से हमें ये मालूम पड़ा है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वो बहुत दूर दूर की जगहों से लाया करते थे। जैसे हमें यहाँ पर फ्लिंट मिला है जो वो साइरिया से लाए थे। लोगों को यहाँ काउरीज मिली हैं जो सी शेल्स होती हैं जो वहाँ के पास में रेड सी के पास से मिली होंगी। और भी शेल्स मिले हैं जो शायद मेडिटेरेनियन सी से आए होंगे। All this would have been carried on animal back as there were no carts by then. उस टाइम पर कार्ट्स नहीं थे तो शायद ये सारी चीज़ें एनिमल बैक पर लाई जाती रही होंगी। With this we complete a second chapter of history. आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।